संजय दत्त, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर ऑफ बॉलीवुड। उनकी कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की नहीं, बल्कि उनमें ही पूरा मुंबई शहर सिमटा हुआ है। जहां बॉलीवुड है तो अंडरवर्ल्ड भी है, दाऊद है, और दाऊद का विरोधी, सबसे बड़ा विरोधी बाल ठाकरे, यानी सबके हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे भी है, जो संजय दत्त की आखिरी उम्मीद बनकर सामने आए थे। जब सबने संजय दत्त को आतंकवादी कह दिया, उन्हें सरेंडर तक करने का मौका नहीं दिया गया, एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पिता सुनील दत्त के लिए जब हर दरवाजा बंद हो गया ना, तब उनके ही राजनीतिक विरोधी बाला साहब दहाड़ते हुए सामने आए और बोले, संजू टेंशन लेने का नहीं। टाइम मैं आर्थर रोड में था तो मुझे उनका रोज मैसेज आता था, ये संजा बोलते थे मुझे, बोले संजा को बोल फिक्र नहीं करने का, मैं हूँ इधर। ये कहानी है मुंबई की, अंडरवर्ल्ड की, और दो ऐसे कद्दावर शख्सियत की जिन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा। एक थे बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजू बाबा, यानी हम सबके संजय दत्त, और दूसरे थे मुंबई किंग कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे। आज हम उसी दास्तां को सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि कैसे एक चमकता सितारा मुंबई बम धमाकों के साए में आया, कैसे उसके पिता ने उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, फिर कैसे बाल ठाकरे ने गॉड फादर बनकर संजय दत्त को जेल से बाहर निकाला। Actor for the year is Sanjay Dutt. The Z Premier Choice Male is Sanjay Dutt. बोले तो संजय दत्त ऑफ कोर्स। संजय दत्त, जिन्हें प्यार से संजू बाबा भी कहा जाता है, अपने एक्टिंग और स्टारडम के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 12 मार्च 1993 का वो काला दिन उनकी और पूरे मुंबई शहर की जिंदगी बदल देगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। उस दिन मुंबई में एक के बाद एक 13 बम धमाके हुए, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई और 713 लोग घायल हुए। इस भयानक त्रासदी ने पूरे देश को हिला दिया था। इन धमाकों की गूंज न केवल शहर में गूंजी, बल्कि बॉलीवुड के गलियारों तक भी जा पहुंची, और यहीं से शुरू हुआ संजय दत्त का अग्निपथ। धमाकों के बाद हुई जांच में कई लोगों के नाम सामने आए, और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उनमें से एक नाम संजय दत्त का भी था। उन पर आरोप लगे कि उनके संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं और उन्होंने अवैध हथियार भी रखे थे। ये बात सुनकर पूरा देश सन्न रह गया कि एक इतना बड़ा स्टार ऐसे गंभीर आरोपों में कैसे फंस सकता है। संजय दत्त पर जो मेन एलिगेशन था वो ये था कि उन्होंने अपने पास AK-56 राइफल, एक 9mm पिस्टल और कुछ गोला बारूद रखे थे, और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जैसा कि आपने संजू फिल्म में भी देखा होगा। कहा गया कि दत्त ने ये हथियार अबू सलेम और रियाज सिद्दीकी से अपने घर पर लिए थे। ये दोनों ही मुंबई धमाकों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से थे और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाते थे। कहानी तो ये भी चलती है कि दाऊद को पता ही नहीं था कि उसके भाई अनीस ने अबू सलेम के साथ मिलकर संजय दत्त तक हथियार पहुंचा दिए, और इस बात पर नाराज होकर दाऊद ने गुस्से में आकर अपने भाई के ऊपर हाथ भी उठाया था। हालांकि इस मामले पर संजय दत्त का शुरुआती बयान, जो उन्होंने 28 अप्रैल 1993 को पुलिस को दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जनवरी 1993 में अबू सलेम, समीर हिंगोरा और हनीफ कड़वाला उनके घर आए थे। वे अपने साथ 3 AK-56 राइफल और गोला बारूद लाए थे, जिनमें से एक संजय दत्त ने अपने पास रख ली थी और बाकी वापस भिजवा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान को वापस ले लिया। खैर, ये तो कानूनी दांवपेच था। सवाल ये है कि ये हथियार लिए ही क्यों? एक फिल्म एक्टर को इस तरह के हथियार रखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो संजय दत्त ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने ये राइफल दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुंबई में फैले सांप्रदायिक दंगों के दौरान अपने परिवार के सुरक्षा के लिए ली थी।
उनका दावा था कि दंगों के माहौल में उन्हें अपने परिवार की जान का डर था, क्योंकि उनके पिता को धमकी भरे कॉल भी आते थे, क्योंकि उनके पिता जो है दंगे में पीड़ित लोगों की मदद कर रहे थे। बाद में जब उन्हें मुंबई सीरियल धमाकों और हिंगोरा वो कटवाला की गिरफ्तारी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ नलवाला से राइफल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कह दिया। इसके बाद जब 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त मॉरिशस से शूट कर वापस लौटे, तब मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। उन पर टाटा के साथ इलीगल आर्म्स एक्ट का भी आरोप लगा, यहां तक कि उन पर धमाकों की साजिश में शामिल होने और अबू सलेम के साथ हथियार लेने का भी आरोप लगा था। कुल मिलाकर उस वक्त उन पर लगे आरोपों के तहत अगले ही दिन अखबार की हेडलाइन में वो ऑलमोस्ट आतंकवादी करार दे दिए गए। फिर यहीं से शुरू हुआ संजय दत्त का कानूनी लड़ाई और उनको बचाने के लिए उनके पिता सुनील दत्त का संघर्ष। हालांकि गिरफ्तारी के लगभग 20 दिन बाद ही 5 मई 1993 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 4 जुलाई 1994 को उनकी जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। संजय दत्त का परिवार, जो खुद कांग्रेस से जुड़ा था, इस सदमे से टूट गया। उनके पिता सुनील दत्त, जो एक जाने माने एक्टर और पॉलिटिशियन थे, वो खुद भी पूरी तरह से हेल्पलेस फील कर रहे थे, इतने पावरफुल लोग होने के बाद भी। हालांकि उन्हें अपने बेटे की बेगुनाही पर पूरा भरोसा था कि वो एक आतंकवादी नहीं हो सकता है, लेकिन कानून की गिरफ्त से अपने बेटे संजय दत्त को निकालना आसान नहीं था। सुनील दत्त ने संजय दत्त को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से भी मुलाकात की, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब हर दरवाजा बंद होता नजर आ रहा था, तब सुनील दत्त ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वो सीधे मातोश्री यानी कि बाला साहब ठाकरे के घर गए। हालांकि आपको बता दूं कि सुनील दत्त और बाल ठाकरे की राजनीति एक दूसरे से अपोजिट थी उस समय। उनके विचार तक अलग थे, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में सुनील दत्त, जो एक बाप थे, उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए सारी राजनीतिक दुश्मनी भुला दी। बाला साहब ठाकरे, जो उस समय मुंबई की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे थे, अपनी दबंगई और साफ साफ बात करने के लिए जाने जाते थे। जब सुनील दत्त ने बाला साहब से मदद मांगी तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। बाला साहब का मानना था कि संजय दत्त सिर्फ एक युवा था जो उस समय के माहौल से डर गया था और उसने गलती की थी हथियार रख के, लेकिन वो कोई आतंकवादी नहीं था। इसलिए बाला साहब ठाकरे खुले तौर पर उनके बचाव में आ गए। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रभावशाली मुखपत्र सामना का इस्तेमाल किया और एक संपादकीय छापा, जिसमें संजय दत्त की बेगुनाही पर जोर दिया गया और दावा किया गया कि पुलिस उन्हें फंसा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि ठाकरे ने ये कहानी फैलाई कि दत्त ने धमाकों से पहले हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आत्मरक्षा के लिए हथियार हासिल किए थे। ये एक जबरदस्त जनसंपर्क रणनीति थी, जिसमें उन्होंने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जनता की राय को प्रभावित किया और साजिश के गंभीर आरोपों के खिलाफ एक अलग कहानी पेश की। संजय दत्त के वकील सतीश मान शिंदे ने ठाकरे के सीधे सीधे हस्तक्षेप का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि बाला साहब ठाकरे किस हद तक जाकर संजय दत्त की मदद कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने पहले तत्कालीन शिवसेना भाजपा सरकार को मनाया, जो महाराष्ट्र में शासन कर रही थी, ताकि एक राज्य स्तरीय टाडा समीक्षा बोर्ड बनाया जा सके। इस बोर्ड ने बाद में संजय दत्त के पक्ष में एक आदेश भी पारित किया। उन्होंने संजय दत्त की मदद करने के लिए पार्टी की सीमाओं को पार कर दिया। कुल मिलाकर कहें तो ठाकरे परिवार का भरपूर सपोर्ट जो है संजय दत्त को सबसे मुश्किल घड़ी में मिला। तब जाकर अक्टूबर 1995 में संजय दत्त जमानत पर जेल से रिहा हुए, वो भी 18 महीने के बाद। लगभग आप समझ लीजिए कि 1.5 साल उन्होंने जेल में बिताया। एक फिल्म एक्टर, ऐसा बहुत कम ही सुनने को मिलता है आज की तारीख में भी। इतना पावरफुल आदमी जेल के अंदर भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद कहते हैं कि जेल से निकलते ही संजय दत्त सीधे मातोश्री गए
और बाला साहब से मिले, उनके पाँव छुए, आशीर्वाद लिए। कहते तो ये भी हैं कि बाला साहब ने संजू बाबा को आशीर्वाद देते हुए हिदायत भी दी कि अब से पापा की बात मानने का और करियर पर ध्यान देना। यहीं से संजय दत्त और बाला साहब ठाकरे की मुलाकात की कुछ तस्वीरें मीडिया में खूब छपी। एक कांग्रेसी नेता के बेटे का शिवसेना प्रमुख के निवास पर जाना और उनका इस तरह सार्वजनिक रूप से गले मिलना भारतीय राजनीति में रिश्तों का एक अलग ही तस्वीर जो है वो पेश कर रहा था। हालांकि संजय दत्त की कानूनी मुश्किलें इसके बाद भी कम नहीं हुई, फिर से बढ़ती ही चली गई, क्योंकि भले ही उनके ऊपर से आतंकवादी का धब्बा हट गया, लेकिन हथियार रखने के लिए वो दोषी पाए गए। फिर भी संजय दत्त को कई बार जमानत मिली, लेकिन उनकी कानूनी लड़ाई जो है वो बरकरार रही। वो निर्दोष अभी साबित नहीं हुए थे। आगे साल 2007 में उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत 6 साल की सजा सुनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसे 5 साल कर दिया। संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 16 मई 2013 को फिर से आत्मसमर्पण कर दिया। इस बार उन्हें पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। यहाँ उनके जीवन का एक मुश्किल दौर था। एक बार फिर उन्हें अपनी आज़ादी छोड़कर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इस दौरान भी उनके चाहने वालों और उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया। संजय दत्त ने जेल में एक अच्छे व्यवहार वाले कैदी के रूप में अपनी सजा काटी। फिर अंततः 27 फरवरी 2016 को संजय दत्त यरवदा जेल से रिहा हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने उनके अच्छे व्यवहार और जेल में बिताए गए समय के आधार पर उनकी सजा माफ कर दी। नतीजन इस बार कोई टेम्पररी जमानत नहीं, बल्कि फुल एंड फाइनल बाइज्जत बरी होकर वो बाहर निकले। वो अपनी 5 साल की सजा के 42 महीने पूरे कर लिए थे उन्होंने। ये नतीजा था उनके पिता के प्यार का और बाला साहब के साथ का। हालांकि जब संजय दत्त अपनी सजा पूरा करके बाहर निकले, तब तक बाला साहब इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन बावजूद इसके संजय दत्त जेल से निकलने के बाद पहले सिद्धि विनायक मंदिर जाकर नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद लिए और इसके बाद सीधे फिर से बाला साहब के आवास पर पहुंचे। ठाकरे परिवार को एक तरह से कहें तो आभार प्रकट किया। संजय दत्त के मामले में बहुत लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ उन्हें आज भी दोषी मानते हैं, कुछ को लगता है कि उन्हें सजा कम मिली। लेकिन मेरे नज़र से यह भारत के उन चुनिंदा केस में से एक है जहां न्यायपालिका ने हाई प्रोफाइल आदमी को देखकर भी दम नहीं तोड़ा और संजय दत्त को एक सख्त कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उन्होंने इसमें पूरा सपोर्ट भी दिया अपना और लगभग आप देखें तो लंबा समय वो जेल के अंदर भी गुजारते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगा था, जो आरोप साबित भी हुए, जिसमें उनके ऊपर फिल्म बना, उसमें भी इस आरोप को दिखाया गया कि उन्होंने हथियार रखे थे और इसके लिए उन्होंने सजा काटी और वो बाइज्जत बरी होकर बाहर निकले। आज संजय दत्त फिर से एक सबके चहीते एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कई फिल्में आ रही है, आने वाली भी है और लोग काफ़ी उनके एक्टिंग को एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन उनका एक सफ़र था जिसकी कहानी आज हमने देखी कि किस तरह से वो कानून के पचड़े में फंसे और किस तरह से उनका ये संघर्ष भरा दौर रहा। लेकिन इसके बाद भी ना तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और ना ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि उनकी ज़िंदगी उलट पड़ जाए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए या फिर उन्होंने किसी और रास्ते को अपना लिया। जो भी मुश्किल आए उसका सामना करके वो डटे रहे और आज भी सबके संजू बाबा बनकर पर्दों पर दिखाई देते हैं। नहीं तो आज के तारीख में ऐसे कितने केस हैं जहां हाई प्रोफाइल नाम दिखते ही पूरा मामला ही ठप हो जाता है, जहां अमीर लोगों को जमानत मिल जाती है और जो गरीब लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको कानून का चक्कर काटना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ न्याय लेने के लिए। तो एक मिसाल है कि कानून के सामने कोई भी हो, उनको सजा जरूर मिलेगी। बाकी इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? कानून का हाल आज कैसा है, तब कैसा था? क्या कुछ बदला है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।